नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, डॉक्टर चंदन कुमार, जो कि ग्राम हरली, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग, झारखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल हरली से की है। तत्पश्चात इन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरली से अपनी माध्यमिक पढ़ाई की है और 5वीं क्लास में इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, और इन्होंने पास किया था और जवाहर नवोदय विद्यालय में ये 6ठी से लेकर 10वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी की। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर चंदन कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय में 10th पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई कहाँ से की और किस प्रकार इन्होंने MBBS की तैयारी की, कहाँ से MBBS की तैयारी की और अभी आप देख सकते हैं कि अभी डॉक्टर के पद पर है। तो चलिए इन्हीं के जुबान से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो बताइए डॉक्टर चंदन कुमार, आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में 10th के बाद आपका जो सफ़र है वो आपका सफ़र कैसा रहा और किस प्रकार आप MBBS की पढ़ाई की और डॉक्टर बने? जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने आगे की पढ़ाई जो है 11th-12th वो विकास विद्या निकेतन विशाखापट्टनम से किया। उसके पश्चात मैं कोटा चला गया राजस्थान, क्योंकि मुझे नीट का तैयारी करना था, तो मैं वहाँ पे कोचिंग जाकर ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे तैयारी करने के बाद जब एग्जाम मैंने नीट का दिया था, तो एग्जाम देने के पश्चात जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद मतलब इतना मार्क्स नहीं आ पाया कि जिससे हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए यहाँ पे इंडिया में। तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने के कारण फिर क्या है कि मुझे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में चूंकि बहुत ज्यादा फीस है जी, वो इतना अफोर्ड नहीं हो पाने के कारण फिर मेरा डिसीजन ये हुआ, मैं अपने पापा से बात करने के पश्चात सोचा कि एक ऑप्शन है, हमारे फॉरेन जाके भी MBBS कर सकते हैं जी, है ना। तो ये मेरे दिमाग में ये विचार आया और उसके लिए फिर मतलब आगे की कार्रवाई जो भी है प्रोसेस होता है फॉरेन जाने के लिए, वीजा, पासपोर्ट वगैरह, उन्होंने अप्लाई कर दिया था और 1 महीने बाद बन के आ गया था। उसके बाद फिर मैं विदेश चला गया था। तो ये जो डॉक्टर बनने का जो आइडिया है, ये जो डॉक्टर बनने का मोटिवेशन है, ये आपको कहाँ से मिली? मतलब आपको कब लगा कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए? वेल, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि कैसे हमको मोटिवेशन मिला, डॉक्टर बनने के पीछे क्या कारण रहा होगा कि हमको डॉक्टर बनने का मतलब जो है ख्वाब मन में आया। जी। तो इसका शुरुआत होता है नवोदय विद्यालय के समय से ही। जब मैं नवोदय विद्यालय से गर्मी की छुट्टियों में कभी घर आया करता था, तो मैंने अपने गाँव में, चूंकि मैं गाँव का परिवेश से पला बड़ा हूँ, गाँव का परिवेश में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि गाँव में क्या क्या चुनौतियाँ होती है, गांव के मरीजों को कहाँ दर दर भटकना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। तो मैं वो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। तो उसी समय मुझे महसूस हुआ, मैंने मन में एक जिज्ञासा हुई कि भाई कुछ भी हो, आगे चल के हमें डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये मरीजों का सेवा जो है ना, ये करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मरीज अच्छे होंगे, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो इनको कहीं दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको इतना मतलब सुविधा मिल जाए तो ताकि अपना इलाज जो है आराम से करवा सके। जी। तो देख सकते हैं डॉक्टर चंदन कुमार जो है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने गांव में देखा था कि किस प्रकार मरीजों की हालात है, किस प्रकार लोग चिकित्सा के अभाव में लोग अपनी इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन डॉक्टर चंदन कुमार को जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, इनको वहाँ से मिली। और चूँकि ये उस समय ये जवाहर नवोदय विद्यालय में ही पढ़ाई करते थे और बीच बीच में गर्मी की छुट्टियों में आते थे और देखते थे कि गाँव में जो है डॉक्टर की अभाव है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंदन कुमार जी अपना स्टोरी शेयर करने के लिए। क्या एक मिडिल क्लास का लड़का जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वे डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं? क्योंकि जैसा कि बहुत सारे लोग को डॉक्टर बनने का सपना होता है जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चूँकि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलता है कि कैसे MBBS की पढ़ाई होती है, किस तरीके से पढ़ाई करना है और कितनी फीस होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए। गांव में जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वो भी सपने देख सकते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल, अगर वो छात्र मेधावी है ना, मेधावी हैं, जो बचपन से ही पढ़ने लिखने में थोड़ा ध्यान रखते हो। जी, ऐसा नहीं है। एक अंधविश्वास ये भी है मेडिकल फील्ड में कि जो अमीर रहता है वही डॉक्टर बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे अगर मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में जिनका मन लगता हो, वे छात्र जो बचपन से मेहनती हो, परिश्रमी हो, तो बिल्कुल डॉक्टर बनने की हैसियत रखते हैं, अपने दम पर वो हैसियत रखते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मतलब अमीर फैमिली भी मतलब अफोर्ड कर पाएगा डॉक्टर बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस है जो थोड़ा कम है ना। आजकल तो गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम भी चलाती है, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा होती है, उनके लिए अलग से मतलब JEE और नीट की तैयारी की करवाई जाती है व्यवस्था, उनके रहने खाने की भी व्यवस्था करवाई जाती है। तो मिडिल से मिडिल फैमिली भी जो है अपने बच्चों को आराम से डॉक्टर बना सकता है।
और रही फीस की बात, तो फीस जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे कम होती है इंडिया में। कितनी फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज? लगभग 5 साल का जो खर्च है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 लाख मान लीजिए ऑन एन एवरेज। हर कॉलेज का अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज रहने खाने से लेकर फीस, हॉस्टल फीस और भी जो भी है ट्यूशन फीस, वो मिला के 5 लाख पूरा 5 साल का। जी। और वही अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये लगभग 15 से 20 गुना भी बढ़ सकता है जी, है ना। तो ये करीब 80 लाख रुपए, एक केस में ये 1 करोड़ तक भी चला जाता है। ये इंडिया के अंतर्गत मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और ये 2 कैटेगरी में है। और तीसरा एक ऑप्शन बचता है विदेश, है ना। तो विदेश से अगर कोई छात्र, अगर उनको डॉक्टर बनने का सपना है और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो विदेश अगर जाते हैं, तो विदेश में जो फीस है वो इन दोनों के बीच में वैरी करता है है ना। तो वहाँ पे लगभग 30 से 40 लाख में कंप्लीट हो जाता है एमबीबीएस पूरा, रहने खाने से लेकर सब कुछ मिला के। तो वो भी एक ऑप्शन है। एमबीबीएस में कितना मतलब टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है, कितनी सब्जेक्ट उसमें होती है? हाँ, बेसिकली उसमें टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं जी, है ना। टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक पढ़ने पड़ते हैं जी, है ना। ये 19 सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है टोटल जी। और उन 19 सब्जेक्टों में से में जो भी फर्दर जो आगे स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं आगे, तो 19 सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट को चुन करके वे उसमें पीजी का डिग्री हासिल करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिर 19 सब्जेक्ट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्री क्लिनिकल है ना, क्लिनिकल है ना, और इसी तरह करके कैटेगरी, फर्दर कैटेगरी बांटा गया है, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल है ना। तो क्लिनिकल में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो अप्लाइड होते हैं, है ना। तो अगर कोई जो डॉक्टर एमबीबीएस कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस कर चुके हैं और वो अगर आगे की फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं जी, तो उनके लिए नीट पीजी का एग्जाम होता है। तो वो नहीं 19 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फर्दर आगे चलकर पीजी पढ़ के लिए तैयारी करके एग्जाम पास होने के बाद उसी सब्जेक्ट में अपने स्पेशलिस्ट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकता है और डॉक्टर बन सकता है। मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा, और आज आप सबसे मैं कह रहा हूं, मैं इतना पढ़ूंगा, एक दिन मैं सच में लंदन में जाकर भी पढ़ूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी को लेकर के बहुत ही अंधविश्वास है, बहुत ही मिथक धारणाएं हैं। चलिए एक उन बीमारियों पर हम लोग चर्चा करते हैं और डॉक्टर चंदन कुमार से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि इन बीमारियों के पीछे जो मिथक धारणाएं हैं वे कहाँ तक सही है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग जादू टोना पे भी विश्वास करते हैं। कई लोग विश्वास नहीं भी करते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वो ये बोलते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। और उनसे अगर हम लोग पूछें, सवाल किया जाए, तो वो बोलते हैं कि हाँ, हमने भूत देखा है। तो इस विषय में आपका क्या राय है? क्या सच में भूत होते हैं या फिर वो महज एक भ्रम होता है? देखिए, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में 3 वर्ड होता है। एक होता है डिल्यूजन, एक होता है इल्यूजन और एक होता है हेलुसिनेशन। तीनों का बेसिक थोड़ा डिफरेंस है। सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स थोड़ा कह सकते हैं, आम जनता की भाषा में सिनोनिम्स हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में तीनों का मतलब अलग अलग है। मैं बताता हूँ विस्तार से। डिल्यूजन का मतलब होता है कि फॉल्स बिलीफ, जो चीज धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती है उसके बारे में दिमाग में फॉल्स बिलीफ बन जाना, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा कि आदमी उसको मानने के तैयार ही नहीं होगा। उसके अलावा आप कोई भी तर्क नहीं है, वो उसको मानेगा ही, वो अपना जीत पे अड़ा रहेगा। तो ये हो गया डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ। उसका बिलीफ है, बस फॉल्स बिलीफ है, वो झूठा बिलीफ है, तो वो डिल्यूजन हो गया। इल्यूजन क्या है? कुछ और दिख कुछ और रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ, मान के चलिए इस कमरा में भी लाइट चला गया, तो यहाँ पे शायद दीवार में रस्सी टंगी है, तो अगर रस्सी लटक रही है तो आदमी क्या सोचेगा अंधेरा में कि वो सांप लटका है कुछ और चीज, रस्सी है, लेकिन उसके दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? सांप का। तो वो एक इल्यूजन है। और हेलुसिनेशन क्या है? जो है ही नहीं वो चीज आ रहा है। जैसे कोई बोलता है कि हमको कोई चीज सुनाई दे रहा है अंधेरे में, पायल की बजने की आवाज आ रही है ना, अंधेरे में, तो ये क्या है? ये हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। वो एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन, कि जो चीज है नहीं वो सामने दिखाई दे रहा है। जैसे बोलता है कोई अंधेरे में हमको भूत दिखाई दे रहा है, तो वो हेलुसिनेशन है, उसका मन का भ्रम है। वो जैसा दिमाग सोच रहा है वैसा इमेज जनरेट हो रहा है सामने। तो ये है बस। तो देख सकते हैं भूत प्रेत जादू टोना ये सब कुछ नहीं होता है, ये महज एक बीमारी है जिसको जैसा कि डॉक्टर चंदन जी ने बताया, ये मानसिक बीमारी है। हाँ, ये मानसिक बीमारी है। और आप जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे ऊपर भूत आ गया है या हमने भूत देख लिया है, तो आप उनको तुरंत ही मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और उनका इलाज करवाएं। वहाँ कोई नहीं है मिस्टर शर्मा। अरे बापू, अप्पू उनको क्लियर दिखता है। सिर्फ आपके दिमाग में है। तेरे को दिखता है ना बापू? हेलो बाबू, लास्ट टाइम तुमने क्या एंट्री मारा मालूम क्या? अपना भाई डर गया। अपना भाई वैसे डरता नहीं है,
अच्छा चलो वो टाइट कर देना भाई ने। ये क्या तमाशा है? Don't reinforce his hallucination. चीज तो ये तुम क्या रख के, भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है। हम अभी भी गांव में देखते हैं कि झाड़ फूक जैसी प्रथा अभी भी बहुत प्रचलन में है। तो इस विषय में आपका क्या राय है? झाड़ फूक की प्रथा तो आजकल गांव में अभी भी चल ही रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले की भांति थोड़ा कम हो गई, क्योंकि अब गांव के लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा जागरूक नहीं हुए कि एकदम पूरा जीरो हो गया है ना। तो ये प्रथा बहुत सही नहीं है, क्योंकि ऐसा झाड़ फूक के चक्कर में कई बार मरीज की जान चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो सांप काटने पर या बिच्छू के काटने पर लोग क्या करते हैं, ओझा के पास चले जाते हैं। गाँव में जो ओझा झाड़ फूक करते हैं तो उनके पास जाते हैं, झाड़ फूक करते हैं, और उनका विश्वास इसलिए इतना ज्यादा होता है क्योंकि कई बार वो जो है ना जहरीला सांप नहीं काटा होता है, क्योंकि धरती पे ज्यादातर जो है वो जहरीले सांप नहीं है, बहुत कम होते हैं जहरीले सांप, और जहरीले सांप गिने चुने हैं। तो अधिकतर समय तो उनको जहरीला सांप नहीं काटा हुआ रहता है, तो इसलिए वो झाड़ फूक करे या ना करे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर जहरीला सांप काट लिया तब वो झाड़ फूक काम नहीं आता है। उस केस में पेशेंट क्या होता है और ज्यादा सीरियस होते जाता है। इसीलिए झाड़ फूक कराना ये कुछ नहीं है, ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। जो उसके जो अटेंडेंट होते हैं, जो भी झाड़ फूक कराने जाते हैं, उससे उनको मन को बस संतुष्टि मिलता है कि हाँ झाड़ फूक करा लिए, बस अच्छा हो गया पेशेंट, कोई अच्छा नहीं हुआ है। वो बस मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, मेंटल हेल्थ सेटिस्फेक्शन है और कुछ नहीं है। उसका सही से इलाज करवाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंटीवीनम जो होता है, कोई भी स्नेक काटे तो उसका एंटीवीनम होता है यहाँ पे। तो एंटीवीनम ट्रीटमेंट जो होता है यहाँ पे दिया जाता है। एसवी हम लोग चलाते हैं हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होता है। कोई प्राइवेट सेंटर में, कोई प्राइवेट क्लिनिक में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही सप्लाई देती है। ठीक है, तो इससे जान बचाया जा सकता है। समय रहते जितना जल्द से जल्द हो सके पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए और वहाँ पे जाके इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर चंदन कुमार जी ने बताया कि हमें झाड़ फूक जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए, आपके जान के लिए बहुत ही खतरा है। अगर आपको विषैले सांप अगर काट लेता है और आप झाड़ फूक करवाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो आपकी जान भी जा सकती है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में मादक पदार्थों जैसे शराब, खैनी, गुटखा हो गया, गांजा हो गया, ये इन सबों का जो सेवन है बढ़ते जा रहा है, और हमारे जो युवा पीढ़ी है काफी इनसे प्रभावित हो रही है। किस प्रकार हमारे शरीर को ये नुकसान करती है, किस प्रकार हमारे शरीर को प्रभावित करती है, जरा बताइए इनके बारे में। जरूर हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने कि जैसे शराब या कोई भी नशीली पदार्थ, जो भी नशीले पदार्थ हैं वो शरीर को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी नशा वाला पदार्थ है ना, सबसे पहले ये ब्रेन को टारगेट करते हैं। तो ये सबसे पहले मस्तिष्क को टारगेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, है ना, शरीर में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके जो बैलेंस को गड़बड़ा देते हैं। तो उनका जब डिसबैलेंस होता है ना, तो सोचने का जो क्षमता होता है मस्तिष्क का, वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फेस करना पड़ता है। कई केस में ये होता है कि कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो भी प्रभावित होते हैं जिसकी वजह से, है ना। जैसे कि और बहुत लंबे समय तक यूज करें तो हाई बीपी हो सकता है, थोड़ा हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लीवर, अगर शराब ज्यादा सेवन करने से लीवर का जो सिरोसिस हो जाता है, मतलब लीवर पूरा खत्म हो गया, फैटी लीवर होगा, फैट लीवर से फिर क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, मतलब लीवर पूरा खराब हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, कोई उपाय नहीं, फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना ही उपाय बचता है। फिर नहीं तो लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा तो आदमी मरेगा, अल्टीमेटली लास्ट में डेथ ही होना है। तो ये सब है। आजकल के युवा जो हैं, जैसा मन उनके मन में अंधविश्वास रहता है, ये सब लेंगे, उत्सुक के लिए लेते हैं। और इससे बचने का यही एक तरीका है, जो आसपास का जो माहौल है, आपके जो आस परिवेश में जो भी आपके दोस्त हैं, सगी संबंधी हैं, उनसे थोड़ा इस बात पे जो है थोड़ा समाज को सोचने की जरूरत है, समाज को शिक्षा देने की जरूरत है कि ये कोई अच्छा चीज नहीं है, ये गलत चीज है। ठीक है, इसका सेवन करने से हमें ही बाद में दिक्कत होगा। तो ये चीज गाँव समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए। जो किशोरावस्था में जो लड़के हैं उनको काउंसलिंग करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं तो लाइफ चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आदत लग जाएगा, वो आदी हो जाएंगे। अगर उनको नहीं मिलेगा वो नशीला पदार्थ तो फिर आक्रामक हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, है ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर उनको नहीं मिलेगा तो छोटा छोटा वो खरीदने के लिए वो चोरियां भी करेंगे, है ना, चोरी वोरी करेंगे, फिर इनसे गलत गलत हैबिट क्रिमिनल बन सकते हैं। कहीं ना कहीं अपराध को भी ये बढ़ावा देता है। तो जैसा कि डॉक्टर चंदन कुमार ने कहा कि शराब और नशीली पदार्थों का सेवन से आपके मस्तिष्क को डायरेक्टली प्रभावित करती है और ये आपको जो है कहीं ना कहीं आपको एडिक्ट बना देती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी शराब या नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनके जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाएं, डॉक्टर से, मनोचिकित्सक जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं
उनसे मिलने की ज़रूरत है। इनके लिए नशा मुक्ति केंद्र है। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र में जाके आप इन्फॉर्म कीजिए। जी, जी। जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है नशा मुक्ति केंद्र। जी। वहाँ पे जाके जो भी पेशेंट है उनके अटेंडेंट उनको वहाँ पे ले जाएँ और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कराएँ। जी। तुम अभी भी ड्रिंक कर रहे हो ना? बैड हैबिट्स छोड़ी नहीं ना तुमने? हाँ मैं पी रहा हूँ मम्मी, रोज पी रहा हूँ, आज भी पिया। कबीर मम्मी, मेरी लाइफ में एक फेज चल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका दर्द नहीं बांट सकते। इन आंसुओं में कुछ तो तुझसा लगे है, इन अश्कों में मैं ना खोता, अगर तू होता तो। कभी हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि जो बच्चे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी कहते हैं, और वे जीवन पर्यंत इस बोझ को ढोते रहते हैं। तो चलिए डॉक्टर जी से बातचीत करते हैं और चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये विद्यार्थी के जीवन को प्रभावित करती है और किस प्रकार उनका जो पढ़ाई है वो प्रभावित होता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा का बेसिकली मतलब होता है बचपन में दी गई कुछ किसी तरह से ट्रॉमा, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, है ना। तो क्योंकि हम क्यों बोलते हैं बच्चे नाजुक होते हैं, है ना, तो बच्चे को जैसा आकार देंगे बड़ा चल के वैसा ही बनते हैं, है ना। तो बच्चों को अगर हम उसी इन्वायरमेंट में रखेंगे, जैसे अगर उनको ट्रॉमा हो गया, मानसिक ट्रॉमा हो गया, या फिर उनके साथ कोई भी फिजिकल ट्रॉमा हो गया, अब्यूज हो गया, तो वो क्या होते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे कोई दर्दनाक घटना ही हो गया, है ना, दुर्भाग्य से कुछ उनके साथ घटना हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो वो क्या करते हैं, तो उनका जो भावना होता है, उनका व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस आने लगता है। तो वो फिर बाद में चल के उनका जो है ना विकास जो होता है ना, मानसिक विकास, वो उतना अच्छे से सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो डिप्रेशन में जाने के बाद फिर वो जब बड़े होते हैं तो उनके मन में वो कुंठा रहती है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ ना, तो वो कहीं ना कहीं जो भी उनको हादसा देने वाला आदमी होता है उनके मन में वो बदला लेने का प्रवृत्ति आ जाता है कि बड़ा होकर हम बदला लेंगे। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, है ना। और वो इसी बात पे छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, किसी छोटा नॉर्मल बात पे भी वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट करके मारने मारू पर उतारू हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में। तो उनका कहीं ना कहीं दबा हुआ गुस्सा जो है बचपन का, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है ना। तो ये बाद में भयानक रूप ले सकता है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके कारण जो है बच्चा जब बचपन में जब उसको ट्रॉमा होता है, जो भी ट्रॉमा है, फिजिकल या मेंटल जो भी ट्रॉमा है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है भय महसूस करते हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, फिर वो उस चीज से नफरत करने लगते हैं। जो भी चीज से उनको ट्रॉमा हुआ उसके खिलाफ वो घृणा करने लगते हैं, है ना। तो बाद में वो गुस्सा करते हैं। तो अब इसको कंट्रोल करना है, ये तो है समस्या। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो माँ पिताजी को, जो भी बच्चे के गार्जियन हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को निगरानी में रखें। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो चीज पर थोड़ा ध्यान दें, है ना। वो चीज पर थोड़ा ध्यान दें, उनको अनुशासन सिखाएं, डिसिप्लिन सिखाएं, बच्चे को सकारात्मक डिसिप्लिन सिखाएं। जैसे कि अगर बहुत माइनर गलती हो जाए तो उनको डांटना मारना नहीं चाहिए पेरेंट्स को, है ना। बच्चे भी मार देते हैं बहुत ज्यादा, तो एब्यूज होता है, चाइल्ड एब्यूज, ये नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा मोड़ा छूट देना चाहिए, छोटा मोटा फैसला जो है वो खुद ले सके, थोड़ा आजादी मिले उनको बचपन में, है ना। तो ये सब चीज है, उनको थोड़ा प्यार मिले, सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले, उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिले। अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार दिया जाए, है ना। तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर लास्ट में फिर भी अगर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उनको लास्ट में माता पिता को चाहिए कि कोई बढ़िया काउंसलर से अपने बच्चों को दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी बच्चे हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से ग्रसित हैं, उनको आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाइए और उनकी इलाज करवाइए। चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए मतलब कौन से डॉक्टर से मिलना चाहिए और किस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए? चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए बेसिकली जो है कोई भी चाइल्ड अगर है 12 साल तक का, तो बेसिकली उनको हम लोग पेडियाट्रिशियन के पास सजेस्ट करते हैं। जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, पेडियाट्रिशियन उनको बोलते हैं, तो उनको पेडियाट्रिशियन से दिखाना चाहिए, हिंदी में शिशु रोग विशेषज्ञ। जी, उनसे दिखवा सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके जो भी घर में बच्चे हैं जिनका बिहेवियर में आपको चेंजेस नजर आते हैं, तो आप जो है शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के इलाज करवा सकते हैं। हाँ, और नहीं तो अगर इनमें थोड़ा सा साइकेट्री का भी लिंक है तो आप एक बार साइकेट्रिस्ट का भी कंसल्टेंट ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। बच्चा लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ट्रॉमा तो ये बहुत भारी भरकम वर्ड हो जाता है। जैसे कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है, बैड टच हुआ है, या फिर रेप का ही मामला देखते हैं। अगर किसी लड़की के साथ में अगर रेप हुआ है बचपन में, तो कहीं ना कहीं उसको मेल से नफरत होने लगता है, बिल्कुल से नफरत हो जाता है। कहीं ना कहीं जो बिलीफ है उसके माइंड में
वो कोर बिलीफ के रूप में वो फिर उनका हाँ, तो उस केस में क्या होता है, बच्चे के मन में घृणा उत्पन्न हो जाता है। जी ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो पहली बात है कि स्कूल में पढ़ाई से पहले उनके माता पिता ही सबसे बड़े गार्जियन होते हैं। जी ठीक है, गुरु वही है। तो बच्चे को ही बचपन से ही उनको थोड़ा बैड टच और सही टच क्या है उनको सिखाना चाहिए कि कहाँ छूना बैड टच माना जाएगा, कहाँ छूना गुड टच माना जाएगा। ये बच्चों को अपनी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि कोई भी अननोन पर्सन उनको बैड टच करे तो वो अपने पेरेंट्स को या फिर जो भी टीचर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें। ये चीज होना चाहिए। हमारे जैसे सोसाइटी के लिए सेक्स एजुकेशन कितना मतलब महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूंगा कि आजकल का जो जैसा यहाँ पे जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, इनको थोड़ा ये जो बहुत ज्यादा इनका दिमाग में कंफ्यूजन रहता है इसको लेकर, ये खुलकर बात भी नहीं करते हैं और ये इंटरनेट से इधर उधर से सर्च करते रहते हैं, जिनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये कुछ मतलब गलत आदतों का शिकार बन जाते हैं, है ना। तो ये माइंड में फिर इनके माइंड में कचरा बनने लगता है, ये गंदे गंदे इनके ख्याल आते हैं मन में। तो ये सब चीज इनको कभी कभी मतलब खुद को गिल्ट फील करते हैं बाद में। लेकिन इनसे क्या है कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि बचपन से ही थोड़ा इनको, जब वो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाए, इनको हल्का फुल्का थोड़ा भी वो समझदार होने लगे कि डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो बॉयज एंड गर्ल्स में जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, वो समझने की जब बुद्धि आ जाए तो इनको सेक्स एजुकेशन के बारे में ही 8-9 क्लास से इनको देना चाहिए। सेक्स एजुकेशन के बारे में 8-9 में तो सेक्स एजुकेशन पढ़ाया भी जाता है, लेकिन फिर भी सेक्स एजुकेशन को आज भी इंडिया में उस तरीके से ओपनली मतलब नहीं लोग लेते हैं और सीरियसली भी नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन के अभाव में भी बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। तो यही है कि इसमें सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को कानून लाना चाहिए कि हर एक स्कूल में मैंडेटरी कर दे कि जो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं इनको सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ताकि ये लोग जागरूक हो सके। बैड टच गुड टच के बारे में मोरल इनका थोड़ा डाउन नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा आत्मविश्वास होगा इससे एजुकेशन पाकर। जी बिल्कुल। इससे क्या है कि हमारे बच्चियों में, लड़कियों जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वे चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार होने से बच जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सारी चीजों को। कहाँ है? एक कॉन्डोम है, इससे क्या होता है? इससे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। कैसे? इसे पहनना पड़ता है while having sex। आपके पहनने से वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है? मेरे पहनने से नहीं, इसे करोड़ों लोग पहनते हैं। सब आप ही से लेके जाते हैं का? सबके पास होता है। हमारा एक तो सवाल है। पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। जब लोगन की पॉकेटवा में से पैसा गिरता है तो सब झपट्टा मारता है, बोलता है हमरा है, लेकिन जब कंडमवा गिरता है तो सब भागने लगता है, बोलता है हमरा नहीं, ऐसा क्या है? यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती है। काहे? अभी दुनिया को थोड़ी अनाउंस करता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। फिर शादी ब्याह में पटाखा फोड़ के बैंड बाजा बजा के काहे पूरे शहर को बताया जाता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स? एक शब्द बहुत ही प्रचलित है हमारे सोसाइटी के बीच में, पागल शब्द, है ना। तो लोग पागल शब्द को मतलब अगर किसी को मानसिक बीमारी हुई तो लोग उसे पागल से जोड़ के देखते हैं, वो पागल हो गया। तो इसको थोड़ा सा व्याख्या कीजिए कि मतलब पागल होना क्या है और मानसिक बीमारी क्या होता है। देखिए, पागल जो शब्द है ना, ये मेरे हिसाब से ये सही शब्द नहीं है। ये थोड़ा अपमानजनक स्थिति हो जाता है। अगर किसी को पागल बोलते हैं तो अपमान महसूस करता है वो बंदा, है ना। तो पागल शब्द नहीं बोलना चाहिए, उसकी जगह पे जैसे बोलना चाहिए कि इसको अवसादग्रस्त है, मतलब किसी तरह से मतलब वो मनोविकृति, शुद्ध भाषा में बोले तो मनोविकृति है, मन का कोई भी डिसऑर्डर है वो है। तो पागल तो नहीं बोलना चाहिए डायरेक्टली, बिल्कुल ठीक है। और इसका परिभाषा ये है कि जैसे कोई भी कॉन्शियस माइंड है, तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सही से फैसला ले सकता है, सब कुछ हमें पता है क्या सही है क्या गलत। लेकिन सो कॉल्ड जो मनोविकृति पेशेंट है या जो पागल पेशेंट है ना, तो उसका जो चेतन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो उसको समझ नहीं आता क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। तो इसी को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये पागलपन की पहली अवस्था है। तो इनको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं कि जो पागल व्यक्ति है सिर्फ वही साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। बिल्कुल। साइकेट्रिस्ट के पास और भी तरह के पेशेंट आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। और एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर एक नाम का बीमारी होता है, उसमें क्या है कि एक पल में खुशी एक पल में गुस्सा, ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेशन के पेशेंट जो बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में है ना, उनको कोई भी चीज में रुचि नहीं है, मन में ख्याल आ रहे हैं, लगता है कि सुसाइड करेंगे, तो ये एक डिप्रेशन का है, एंजाइटी है ना, डिप्रेशन एंजाइटी है ना। किसी को नींद से रिलेटेड बीमारी है, किसी को नींद नहीं आना है, खासकर एग्जाम के समय में, है ना, तो इनको भी काउंसलिंग करवाने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। इसके अलावा है किसी को फ्रीक्वेंटली मूड जो होता है स्विंग होते रहता है, स्विंग अचानक से गुस्सा था, अचानक से एकदम बिल्कुल शांत हो गया, तो ये रैपिड जो मूड स्विंग हो रहा है, तो ये भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा है कुछ ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं,
जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर को कम समय में बहुत ज्यादा खा लिया, एकदम पागलों की तरह, बोल नहीं रहे कितना खा लिया भाई, और एक वो पर्सन है जो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, तो इनको भी काउंसलिंग करवाने की जरूरत होती है साइकियाट्रिस्ट के पास। और सब्सटेंस अब्यूज के बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही चुके हैं, जैसे लत जो है युवाओं का बर्बाद हुआ है सब्सटेंस अब्यूज, तो वो सब साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग करते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमारा तन बीमार पड़ता है वैसे हमारा मन भी बीमार पड़ता है। हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिन्हें हमें एक साइकोलॉजिक डिपार्टमेंट में जाके, मतलब साइकियाट्रिस्ट से दिखाना पड़ता है, मनोचिकित्सक से दिखाना पड़ता है। इसमें कांके बहुत ही बदनाम माना जाता है हमारे यहाँ, कि जो लोग भी कांके जाते हैं साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाते हैं ये सभी लोग पागल ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग कांके जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए जाते हैं वे लोग कहीं ना कहीं मन के रोगी होते हैं, वे उसे मनोरोगी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वे मानसिक रूप से बीमार होते हैं। तो ऐसा ये नहीं बोलना चाहिए कि फलाना व्यक्ति पागल हो गया है या फिर फलाना पागल है इसलिए फलाना व्यक्ति कांके से रिटायर्ड है। ऐसा तो ये सब हमारे मिथ्या जो है हमारे समाज में व्याप्त है। तो हमें समझना होगा कि हमारे तन के साथ साथ मन भी बीमार हो, वो भी तो शरीर का एक अंग ही है ना, वो भी एक शरीर का अंग ही है। हाँ, तो बिल्कुल जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे मन से जुड़ी हुई वैसे कुछ आपको अनुभूति हो रही है तो आप तुरंत साइकोलॉजी के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं और अपना इलाज करवाएं। लोग ये समझते हैं कि दिमाग की प्रॉब्लम होना बहुत शर्म की बात है, बॉडी की प्रॉब्लम वो नॉर्मल क्योंकि सबको बता सकते हैं, हे गाइस आई एम इन द हॉस्पिटल, मुझे किडनी फेलियर है, लंग इन्फेक्शन, जॉन्डिस। लेकिन अगर दिमाग की प्रॉब्लम हो तो सारी की सारी फैमिली एकदम साइलेंट, जैसे दिमाग हमारी बॉडी का हिस्सा ही नहीं है। जैसा कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे अधिकतर गांव ही है। तो गांव में जैसे कि क्या है कि अभी डीएपी यूरिया का प्रचलन बढ़ा हुआ है, डीएपी यूरिया लोग ही खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये डीएपी यूरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब कितना नुकसानदायक हो सकता है? डीएपी यूरिया बेसिकली एक रसायन है, केमिकल रसायन है। पहले के समय में जो पारंपरिक खेती होती थी उसमें गाय का गोबर का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, ग्रीन मैन्योर के तौर पे। तो उस समय चूंकि फसल का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो पाता था, कम ही फसल होता था लेकिन हेल्दी होता था, जो हम खाते थे तो उतनी तरह की बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आजकल चूंकि केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हम लोग खेत में खादों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है ना, वो एब्जॉर्ब हो रहा है जड़ में, जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जा रही है। सॉइल में फर्टाइल कम होने से क्या उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग कंपनसेट करने के लिए फिर से और खादों का उपयोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आने वाले लंबे समय तक अगर हम ऐसा बार बार करते रहें तो उससे क्या हो जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगा, जमीन का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो उतना ही उत्पादन को हमको रिस्टोर करने के लिए और ज्यादा खाद का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, लागत बढ़ेगी, किसान की लागत बढ़ेगी, आमदनी कम होगी, लागत ज्यादा बढ़ेगी, दवाई में ज्यादा पैसा खर्चा होगा। और ये स्किन जैसे डीएपी यूरिया है, अगर आप कभी यूज किए होंगे, कभी हाथ से छुए होंगे तो पता है कि आपको स्किन से थोड़ा इरिटेशन होता है, खुजली होता है ना। जो दवाई का छिड़काव करते हैं मशीन से, है ना, तो वो दवाई कहीं ना कहीं अगर वो सांस ले लिए उस दवाई से अगर किसी के लंग्स में चला गया तो वो रेस्पिरेटरी में वो थोड़ा इशू आता है, सांस लेने में तकलीफ होने, सांस फूलता है ना। आई इरिटेशन, आंख में अगर गलती से दवा चला गया लिक्विड, है ना, जो छिड़काव करते हैं तो आंख में इरिटेशन होने लगता है, जलन होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत प्रभाव मतलब डायरेक्ट कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में कोई बच्चा है गलती से अगर दवाई पी लिया, घर में रखा है, मान के चलो फसल में डालने के लिए गलती से पी लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, पॉइजनिंग हो सकता है ना। तो लेकिन मतलब जब डीएपी यूरिया से अनाज उगाया जाता है, क्या मतलब डीएपी यूरिया जैसे कि रसायन और रसायन से जो अनाज उत्पन्न हो रहा है, क्या वो रसायन उस अनाज के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करती है? मतलब तो ये अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में इंटर करती है वो रसायन, तब तो वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक ही है। हाँ, देखिए कुछ हद तक तो इंटर करेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा 100% इंटर कर जाती है, क्योंकि जो भी हम लोग दवाई का छिड़काव करते हैं या जो डीएपी यूरिया खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं उसको मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है ना, उसको वहां बन के उग जाती है। क्योंकि अगर लिक्विड दवाई हम छिड़काव कर रहे हैं तो सन की लाइट पड़ेगी तो वहां बन के उग जाएगी, ठीक है। और कुछ जो होता है जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब भी हो जाता है प्लांट में, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हिस्सा तो प्लांट में ही जाता है। तो जो प्लांट में जो हम सब्जी खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत मात्रा रहता है, जो कि लंबे समय तक यूज करने से क्या होगा, धीरे धीरे वो हमारे स्वास्थ्य वो एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में, है ना। तो बाद में वो चल के लॉन्ग टर्म में वो इम्पैक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट नहीं करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा और हो सकता है कैंसर का रूप भी धारण कर ले। तो क्या मतलब हम ये मान सकते हैं कि हम तो लंबे समय तक डीएपी यूरिया का हमारे किसान भाई जो है वो यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम लोगों का शरीर पर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है हमारे शरीर पर। आजकल देख सकते हैं आप बाजार में किस किस तरह के, मतलब मैं तो ये भी देखा हूँ कि आप देखेंगे गर्मी के दिन में जो परवल जो बेचते हैं पटल, उसको रंग में डाल देते हैं, हरा रंग में घोल के डाल देते हैं, कहीं ना कहीं वो रंग हमारे नुकसानदेह होता है। फिर
वो जो तरबूज आता है, तरबूज में पता है इंजेक्शन दे देते हैं ऑक्सीटोसिन का, साइज बड़ा करने के लिए, पकाने के लिए, है ना। तो और पपीता होता है, कच्चा कच्चा पपीता भी पका देते हैं, उसमें इथाइलिन नाम का केमिकल डाल देते हैं। तो इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन बेसिकली पकाता है फल को। तो छोटा पपीता है लेकिन उसमें इथाइलिन का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है, छोटा नहीं पक जा रहा है, फिर वो हम खा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इथाइलिन जो है हमारे शरीर में चला गया। तो इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, आजकल देखेंगे आप बच्चियों में क्या होता है, अर्ली मैच्योरिटी आ जा रहा है, एडोलसेंस जो क्या बोलते हैं एडोलसेंट पीरियड है, बहुत जल्दी आ जा रहा है। जो बच्चों में जो समय से पहले मैच्योर आ जा रहा है, कम एज में, ये सब इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म पे ये इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बहुत जल्दी आ जा रहा है, 9 साल के पहले आ जा रहा है, किसी किसी केस में, रेयर केस में। जनरली ये 12 साल में आता है, 11 से 12 साल में आता है, लेकिन ये उससे पहले आ जा रहा है, 9 साल में आ जा रहा है। तो कहीं कहीं ये सब इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल AI से पूछकर दवाई खाते हैं या फिर AI से पूछकर ही अपना इलाज करते हैं। तो ये कहाँ तक मतलब कारगर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। AI जो है अभी कुछ समय से AI जो है, AI का प्रचलन बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ गया है जी। हम देखते हैं अक्सर कि AI की वजह से अभी क्योंकि ये डेवलपिंग फेज में है, अभी ये पूरा तरह से सफल नहीं हुआ है, अभी भी ये डेवलपिंग फेज में है, तो कहीं ना कहीं AI से भी गलती हो सकती है। रिसोर्स से वो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, फिर उनको एक जगह एक्यूमुलेट करता है, और वो फिर रिव्यू के आधार पे कि पेशेंट ने सबसे ज्यादा, जो आदमी ने किस चीज को सबसे ज्यादा माना है, उसके आधार पे वो निष्कर्ष निकाल के और वो फाइनल आंसर निकालता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ज्यादातर लोग वो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वही सही हो। कुछ केस में हो सकता है, कुछ पर्सनल आदमी के लिए, कुछ 1-2% आदमी के लिए हो सकता है वो चीज सूट ना करे। वो जो रेयर केस वाला है, जो कि AI वहां से नहीं उठाया, वो डाटा उसके लिए ज्यादा बढ़िया सुटेबल हो। तो इसका सा एक मैं लाइव एग्जांपल हमारे HOD सर दिए थे कि एक बार AI से कोई ट्रिप कर रहा था, कहीं घूमने जा रहा था, तो AI से पूछ के घूमने जा रहा था, तो AI ने जो क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, तो वहां पे थोड़ा उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गया AI की वजह से, तो उसमें एवब को उसने अहेड लिख दिया, मतलब आगे, और आपको 5 किलोमीटर आगे जाना है। AI से तो गलती होती है, हाँ, सुनने में और लिखने में भी मिस्टेक्स होती है। अब उसका ऐसा प्रभाव पड़ा उस आदमी पे, अहेड जाने के बाद 5 किलोमीटर वो पहाड़ पे चढ़ गया, जहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम हो गया, वो मरते मरते बचा पेशेंट। तो कई बार AI की वजह से आपका जान जोखिम में भी डल सकता है। तो इसलिए AI का इस्तेमाल करें, लेकिन अपना दिमाग लगा के, अपना बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके AI को यूज करना है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर जी ने बताया कि आप AI से पूछ करके दवाई या फिर अपने बीमारी का इलाज मत कीजिए, क्योंकि AI अभी डेवलपिंग फेज में है और कहीं ना कहीं AI से भी गलती हो सकती है, जो कि आपको अपनी जान को जोखिम में डाल सकती है, आपको मतलब काफ़ी जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप डॉक्टर से ही मिलिए, एक्सपर्ट से ही मिलिए, और तभी आप दवाई खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों को जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। और जैसा डॉक्टर चंदन कुमार जी ने बताया कि आप किसी भी भ्रांति में ना आए, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपना इलाज करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हम हमारी तरफ से कामना करते हैं। आप सभी इसी तरह से खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किस्मत से टकराए हम दोनों, कोई किस्सा